हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नाइटिंगेल नर्सिंग एकेडमी। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीएल द्वारा कंडक्ट किए गए स्टाफ नर्स की एग्ज़ाम के क्वेश्चन के बारे में, जिसमें कि कुल क्वेश्चन है 100, जिसमें कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे 15 क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि नर्स इज केयरिंग एन एनेमिक पेशेंट, व्हाट फाइंडिंग्स वुड सजेस्ट हर दैट इट इज द एक्यूट ब्लड लॉस एनीमिया। मतलब कि एक नर्स जो है एनीमिक पेशेंट की देखभाल कर रही है, तो किस फाइंडिंग्स से उसे पता चलता है कि यह एक एक्यूट ब्लड लॉस एनीमिया है। तो यहाँ आप ऑप्शन देख सकते हैं कि सबसे पहला ऑप्शन है एक्जर्शनल डिस्निया, देन सेकेंड ऑप्शन है ईजी फैटिग और एग्जॉक्शन, देन थर्ड ऑप्शन है ब्रेडिकार्डिया एट रेस्ट, देन फोर्थ ऑप्शन है हमारा पोस्चरल हाइपोटेंशन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों हमारा पोस्चरल हाइपोटेंशन। तो ये इसमें क्या होता है, पोस्चरल हाइपोटेंशन को और क्या बोलते हैं, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन भी कहते हैं। ठीक है, ये कब होता है, जब पेशेंट जो है वो लेटा रहता है या फिर बैठा रहता है और अचानक से वो खड़े हो जाता है, तो उसका जो ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है, जिसको पोस्चरल हाइपोटेंशन कहते हैं। तो यह एक्यूट ब्लड लॉस एनीमिया के कंडीशन में होता है, और इस कारण से क्या होता है, जो ये कंडीशन एराइज होता है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा जो पहला ऑप्शन था एक्जर्शनल डिस्निया, वो जो होता है जैसे कि कुछ काम कर रहे हैं उस कंडीशन में ये वाला कंडीशन आता है, तो ये हमारा सीवियर ब्लड लॉस एनीमिया के कंडीशन में होता है। देन सेकेंड ऑप्शन जो हमारा है ईजी फटीग ऑन एक्जर्शन, मतलब अगर हम लोग जो पेशेंट रहेगा वो ईजिली फटीग हो जाएगा, कुछ भी एक्जर्शन थोड़ा सा भी काम करेगा तो वो तुरंत फटीग हो जाएगा, तो वो भी किस कंडीशन में आता है, हमारा सीवियर ब्लड लॉस एनीमिया के कंडीशन में। देन थर्ड है हमारा ब्रेडिकार्डिया एट रेस्ट, अगर रेस्ट के कंडीशन में ही पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया हो रहा है तो ये भी सीवियर ब्लड लॉस के कंडीशन में ही आता है दोस्तों। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। देन इसके बाद हम देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन। तो सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, फॉर व्हाट कॉम्प्लिकेशन शुड ए नर्स मॉनिटर ए पेशेंट व्हेन ए ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन इज यूज्ड टू इंड्यूस द लेबर। मतलब जब एक प्रेग्नेंट वुमेन्स को लेबर ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूज़ किया जाता है, तो उसके लिए नर्स को क्या लक्षण देखना रहता है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं क्या क्या ऑप्शन है कि जब नर्स जो है वो ऑक्सीजन इन्फ्यूज़न कर रही है लेबर को इंड्यूस कराने के लिए, तो किस कॉम्प्लिकेशन को वो चेक करेगी। तो पहला ऑप्शन है इसमें इंटेंस पेन। ठीक है, देन सेकेंड ऑप्शन है यूट्राइन टिटेनी, देन थर्ड ऑप्शन है हाइपोग्लाइसीमिया, देन फोर्थ ऑप्शन है अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलेप्स। तो इसमें इसका सही आंसर होगा दोस्तों यूट्राइन टिटेनी। तो यूट्राइन टिटेनी का मतलब क्या होता है दोस्तों, यूट्राइन मतलब तो यूट्रस हो गया, टिटेनी मतलब होता है कि एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स। तो यहाँ यूट्राइन टिटेनी मतलब होगा जो यूट्रस के मसल्स है उसमें एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो इसको चेक करना, क्योंकि जब ऑक्सीटोसिन का आप लोग फंक्शन जानते होंगे दोस्तों कि ऑक्सीटोसिन क्या करता है, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कराता है ड्यूरिंग द लेबर। जब ऑक्सीटोसिन को देते हैं तो यो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कराता है और फीटस को डिलीवर करने में हेल्प करता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीटोसिन हम दे दें तो उसके कारण क्या होता है, यूट्राइन टिटेनी हो सकता है, मतलब एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस। एंड जो इंटेंस पेन, देन सेकेंड जो ऑप्शन था हाइपोग्लाइसीमिया एंड अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलेप्स, ये सब जो है ये कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है हमारा, मैटरनिटी नर्स मस्ट बी अवेयर दैट द स्क्रीनिंग फॉर द डायबिटिक मेलाइटिस इन द प्रेगनेंसी इज डन एट। तो जो मैटरनिटी जो नर्स रहती है उसको पता होना चाहिए कि गर्भवती जो महिला है उसको मधुमेह की बीमारी की स्क्रीनिंग कब की जाती है। ठीक है, किस टाइम पे मधुमेह की जो डायबिटीज़ मेलाइटिस है उसकी स्क्रीनिंग की जाती है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आप देख लीजिए, पहला जो ऑप्शन है वो है 6 to 70 वीक्स, देन सेकेंड जो ऑप्शन है वो है 18 to 23 वीक्स, देन फोर्थ जो ऑप्शन है वो क्या है 24 to 28 वीक, देन जो फोर्थ जो ऑप्शन है वो है 29 to 32 वीक्स। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी
24 to 28 वीक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो 24 to 28 वीक्स में ही क्यों होता है, क्योंकि जो इंसुलिन का रेजिस्टेंट होता है प्रेगनेंसी के दौरान, वो जो ज़्यादातर सेकेंड ट्राइमेस्टर में ही इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, और ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और जो इसमें जो इंसुलिन है वो रेजिस्टेंस नहीं कर पाता ग्लूकोज को, और ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाता है। तो यही कारण है दोस्तों कि जो स्क्रीनिंग जो किया जाता है वो 24 to 28 वीक में किया जाता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, क्योंकि इस टाइम पे जो इंसुलिन का जो रेजिस्टेंस पावर है वो मतलब इंसुलिन जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाता ग्लूकोज को, और इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। ठीक है, ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। इसके बाद चलते हैं हम दोस्तों चौथा क्वेश्चन की तरफ, जिसमें क्या है, पहला इसमें क्या है, नर्स वर्किंग इन ए ऑपरेशन थिएटर मस्ट नो द रिस्क ऑफ द HIV इन्फेक्शन विच नीडल स्टिक इंजरी इज अबाउट। जब जो नर्स है वो ऑपरेशन थिएटर में काम कर रही है तो उसको पता होना चाहिए कि सुई की नोक से जो चोट से HIV संक्रमण का खतरा लगभग कितना होता है। तो इसमें ऑप्शन है दोस्तों, सबसे पहला ऑप्शन है A 1:100, देन B है 1:200, देन C है 1:300, देन फोर्थ है 1:400। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 1:300। यह वाला आंसर क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि ये जो इन्फेक्शन जो HIV इन्फेक्शन है वो नीडल प्रिक होने के कारण इतना रेशियो होने का चांस रहता है। ठीक है, देन इसके बाद चलिए दोस्तों हम फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन में है, ए नर्स इज ए केयरिंग फॉर ए पेशेंट विद द स्वाइन फ्लू एंड द सी हैज़ टू गिवन द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द स्वाइन फ्लू इट इज़। ठीक है, तो नर्स क्या है, केयर कर रही है पेशेंट को, स्वाइन फ्लू वाले पेशेंट को, तो उनको ड्रग ऑफ चॉइस क्या देना है। ठीक है, तो यहाँ पहला ऑप्शन है दोस्तों एसाइक्लोविर, देन सेकेंड जो बी है वो है एडिफोविर, देन सी है सीडोफोविर, देन डी है ओसेल्टामिविर। ठीक है, तो इसमें से जो सही आंसर होगा दोस्तों वो कौन सा आंसर है हमारा, डी ओसेल्टामिविर। ठीक है, तो ओसेल्टामिविर क्या है, यह एक इनहिबिटर है न्यूरोमिनीडेज एंजाइम का। ठीक है, जो न्यूरोमिनीडेज एंजाइम जो होता है उसको ये इनहिबिट करता है, और ये जो न्यूरोमिनीडेज एंजाइम है वो जो वायरल सरफेस रहता है वहाँ पे एक्सप्रेस होता है। ठीक है, मतलब उसको बढ़ने में और हेल्प करता है। ये एंजाइम जो है, जो न्यूरोमिनीडेज एंजाइम जो है वो प्रमोट करता है रिलीज करने के लिए वायरस को फ्रॉम द इन्फेक्टेड सेल, मतलब जो इन्फेक्टेड सेल्स जो रहेंगे वहाँ से जो वायरस है उसको वहाँ से रिलीज करने में हेल्प करता है, वो एंजाइम है न्यूरोमिनीडेज। ठीक है, तो हम लोग जो देते हैं ओसेल्टामिविर, वो क्या हेल्प करता है इनहिबिट करने के लिए न्यूरोमिनीडेज एंजाइम को। तो ऐसे में जब न्यूरोमिनीडेज एंजाइम ही हमारा जब ख़त्म हो जाएगा तो क्या होगा, जो वायरस है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो ये हेल्प करता है। ठीक है, और इसके बाद जो पहला ऑप्शन है जो एसाइक्लोविर वो चिकन पॉक्स में यूज़ किया जाता है, देन बी जो है एडिफोविर, जो एडिफोविर है और हेपेटाइटिस बी में यूज़ किया जाता है, और जो डी सीडोफोविर है वो हमारा राइनाइटिस या फिर एड्स में यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, देन इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सिक्स क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसमें क्या है, एन इन्फेंट इन बोर्न प्रेसिपिटेटली आउटसाइड द लेबर रूम, व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट। मतलब जो इन्फेंट है वो प्रेसिपिटेटली अगर लेबर रूम से अगर बाहर वो अगर डिलीवर हो गया है, बॉर्न हो गया है, तो नर्स को सबसे फर्स्ट में क्या करना चाहिए। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन है ए टाई एंड कट द अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करना है या टाई करना है। ठीक है, देन सेकेंड है इस्टेब्लिश एन एयरवे फॉर द न्यू बर्न, मतलब एयरवे हम लोग को न्यू बर्न में इस्टेब्लिश करना है। देन सी है असर्टन द कंडीशन ऑफ द यूट्राइन फंडस, हम लोग को जो नर्स है उसको क्या करना है, यूट्राइन फंडस को असर्टन करना है, मतलब उसको पता लगाना है कि जो उस किस स्थिति में है। ठीक है, देन फोर्थ हमारा डी है वो क्या है, अरेंज द ट्रांसपोर्ट फॉर द मदर एंड द इन्फेंट टू द बर्थ यूनिट, या फिर हम लोग को ट्रांसपोर्टेशन के लिए अरेंज करना है कि मदर और इन्फेंट को हम लोग को बर्थ यूनिट में ले जाने के लिए। ठीक है,
तो इसमें हमारा जो सही आंसर है दोस्तों वो हमारा क्या है, बी, इस्टेब्लिश एन एयर फॉर द न्यू बर्न। तो हम लोग को सबसे पहले प्रायोरिटी ये रहना चाहिए, अगर जो फिटस है, इन्फेंट है, वो डिलीवर हो रहा है आउटसाइड द लेबर रूम, तो इसके लिए हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, इस्टेब्लिश करना है एयरवे न्यू बर्न का। ठीक है, ये सबसे पहले हमारा प्रायोरिटी होना चाहिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्या है 7 क्वेश्चन, व्हाट इज द नर्स प्राइमरली critical observation when performing an assessment for the determining an अबगार स्कोर। ठीक है, तो अबगार स्कोर का निर्धारण करने के लिए या मूल्यांकन करने के लिए नर्स को प्राथमिक जो है वो क्या चीज़ हम लोग को डिटरमाइन करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन है, फर्स्ट है ए हार्ट रेट, देन बी है रेस्पिरेटरी रेट, देन सी है प्रेजेंस ऑफ द मिकोमियम, देन फोर डी है हमारा इवोल्यूशन ऑफ द मोरो रिफ्लेक्स। तो सबसे पहले तो इसका आंसर जो होगा वो हमारा होगा पहला हार्ट रेट। ठीक है, तो ये क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि सबसे पहले जो अबगार स्कोर में सबसे पहले असेस किया जाता है हमारा हार्ट रेट को। ठीक है, उसके बाद फिर रिफ्लेक्स को चेक किया जाता है, देन उसके बाद हम मोटर टोन को भी किया जाता है और देन रेस्पिरेटरी रेट को किया जाता है। ठीक है, ये मतलब स्टेप वाइज होता है। और जो अबगार स्कोर जो किया जाता है वो दो बार किया जाता है। पहला जो आफ्टर द बर्थ चेक करने के लिए, देन इसके बाद आफ्टर द 5 मिनट्स। ठीक है, 5 मिनट्स बाद ये चेक करने के लिए, देखने के लिए करते हैं कि जो फीटस है वो एक्स्ट्रा इन्वायरमेंट में कैसे वो एडजस्ट कर रहा है, उसके लिए उसके पूरा रेस्पिरेटरी रेट, हार्ट रेट सब कुछ चेक किया जाता है। ठीक है, ये हमारा 7 क्वेश्चन। देन हम देखेंगे 8 क्वेश्चन। तो 8 क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पेशेंट ऑन एनालप्रिल एंड डायरेटिक्स थेरेपी फॉर द हार्ट फेलियर, द नर्स नोटिफाई द फिजिशियन दैट द थेरेपी इज नॉट इफेक्टिव व्हेन शी फाइंड। मतलब जब एक हार्ट फेलियर पेशेंट को हम क्या देंगे, इनालप्रिल देंगे और डायरेटिक्स देंगे। डायरेटिक्स थेरेपी, इनालप्रिल क्या है, एक ACE इनिबिटर है, एंड डायरेटिक्स थेरेपी देंगे हार्ट फेलियर वाले को। तो नर्स को फिजिशियन को क्या नोटिफाई करना है या सूचित करना है कि वो क्या लक्षण देखेगी, जिसके बाद वो डॉक्टर को या फिजिशियन को सूचित करेगी कि ये जो थेरेपी है वो इफ़ेक्टिव नहीं है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन है दोस्तों ए ड्राई कफ, देन बी है स्किन रैश, देन सी है एडिमा लेग, देन डी है पोस्चरल फेल इन द ब्लड प्रेशर। तो इसमें इसका सही आंसर होगा दोस्तों एडिमा लेग। ठीक है, तो एडिमा लेग क्यों होगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो डायरेटिक्स होता है और जो AC इनिबिटर रहते हैं वो ब्लड प्रेशर को लो करते हैं। ठीक है, और जो डायरेटिक्स होता है वो पोटेशियम को लॉस करता है यूरिन के थ्रू। ठीक है, लेकिन अगर हम डायरेटिक्स दे रहे हैं और क्या हो रहा है, और जो पोटेशियम है वो लॉस ही नहीं हो रहा है, मतलब जो हम ड्रग दे रहे हैं वो इफेक्टिव काम ही नहीं कर रहा है, इसीलिए एडिमा हो जा रहा है लेग में। तो ये हमारा मतलब बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है। तो इसके लिए अगर ऐसा हो रहा है, डायरेटिक्स देने के बावजूद अगर एडिमा हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, तो तुरंत नोटिफाई करना है फिजिशियन को। ठीक है, ये था हमारा 8th क्वेश्चन। देन हम इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट 9 क्वेश्चन। तो 9th क्वेश्चन में क्या है, हार्ट रेट ऑफ द हेल्दी अलर्ट न्यूनेट्स में रेंज बिटवीन द कितना होना चाहिए। ठीक है, मतलब हार्ट रेट जो है वो न्यूनेट्स में कितना होना चाहिए रेंज। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन है 120 एंड 180 बीट्स पर मिनट, बी ऑप्शन है 130 एंड 170 बीट्स पर मिनट, देन सी ऑप्शन है 110 एंड 160 बीट पर मिनट, देन डी है 110 एंड 130 बीट्स पर मिनट। तो इसमें हमारा राइट आंसर है दोस्तों सी 110 एंड 160 बीट्स पर मिनट। ठीक है, देन इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10th। तो इसमें क्या है, नर्स इज अबाउट इन इंसर्ट राइस ट्यूब फॉर ए पेशेंट बिफोर दिस एक्ट सी मस्ट अवेयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द इंसीजर टीथ एंड द गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन विच इज द फॉलोइंग इन द करेक्ट डिस्टेंस। तो जब नर्स जो है वो राइस ट्यूब इंसर्ट कर रही है पेशेंट के में, तो उसको इंसर्ट करने से पहले अवेयर होना चाहिए कि डिस्टेंस जो इंसीजर टीथ है और गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन है
उसके बीच में कितना डिस्टेंट है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना करेक्ट होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन है दोस्तों, ए है 30 सेंटीमीटर, बी है 40 सेंटीमीटर, देन सी है 50 सेंटीमीटर, देन डी है 60 सेंटीमीटर। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी 40 सेंटीमीटर। तो जो हम राइस ट्यूब को इंसर्ट करने से पहले नर्स को अवेयर होना चाहिए कि जो इंसिजर टीथ और गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन के बीच का जो डिस्टेंस है वो 40 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसको पहले उसको मेजर करना है, उसके बाद ही राइस ट्यूब को इंसर्ट करना है, ठीक है। ये था हमारा 10th क्वेश्चन। देन हम नेक्स्ट चलेंगे 11th क्वेश्चन की ओर। तो 11th क्वेश्चन क्या है, नर्स इज अबाउट टू catheterize bladder of the pregnant lady. She should be aware that all the following fact about the female urethra are true except, ठीक है। तो जब जो नर्स है वो कैथेटर डाल रही है, ठीक है, प्रेग्नेंट लेडी के में, तो उसको अवेयर होना चाहिए फॉलोइंग फैक्ट के बारे में। तो इसमें फॉलोइंग फैक्ट दिया गया है, लेकिन एक्सेप्ट मतलब उसके अलावा क्या क्या चीज़ जो है वो सही है, मतलब इसमें से क्या है एक जो है वो गलत है, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। तो सबसे पहला ऑप्शन है इट इज अबाउट 1.5 सेंटीमीटर इन लेंथ। तो जो यूरेथ्रा है, यह हम फीमेल के यूरेथ्रा के बारे में बात कर रहे हैं ना, कि फीमेल के यूरेथ्रा के बारे में क्या एक चीज़ जो है यहाँ वो गलत है। तो सबसे पहला है इट इज़ अबाउट 1.5 सेंटीमीटर इन लेंथ। तो हाँ, ये सही है कि ये क्या है 1.5 सेंटीमीटर इन लेंथ में होता है। देन बी है इट इज़ ए पोस्टीरियर टू वेजाइनल ऑरिफिस। देन थर्ड है इट इज pierce through urogenital diaphragm. Then D है it is straight and the officer offers minor resistance for the catheterization, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है, इट इज अबाउट द 1.5 सेंटीमीटर इन लेंथ, ठीक है। तो ये सही बात है कि जो यूरेथ्रा का साइज जो है 1.5 सेंटीमीटर इन लेंथ में होता है। देन सेकेंड जो है वो है इट इज पोस्टीरियर टू वेजाइनल ऑरिफिस। तो ये जो यूरेथ्रा है वो वेजाइना के एबव में होता है, ना कि पोस्टीरियर में। तो ये हमारा जो आंसर होगा वो होगा बी, जो कि क्या कहा गया है कि वेजाइना जो है वेजाइनल ऑरिफिस की ये पोस्टीरियर में रहता है। आप लोग जानते हैं कि जो यूरेथ्रा है वो ऊपर में रहता है और जो वेजाइना है वो नीचे में रहता है। तो यहाँ पे जो रहना चाहिए कि इट्स एबव द वेजाइनल ऑरिफिस, ठीक है। तो दोस्तों इसमें जो तीसरा है वो भी सही कहा गया है कि इट इज़ ए pierce थ्रू यूरोजेनाइटल डायफ्राम, ठीक है। तो जो यूरेथ्रा रहता है वो पास होता है यूरोजेनाइटल डायफ्राम की जगह एक स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है, ये भी सही है। देन डी जो हमारा ऑप्शन है इट इज ए स्ट्रेट एंड द ऑफर द माइनर रेजिस्टेंस फॉर द कैथेटराइजेशन, मतलब कि ये स्ट्रेट होता है यूरेथ्रा और रेजिस्टेंस भी कॉज नहीं करता है कैथेटराइजेशन के लिए, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं दोस्तों, वो है 12th क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैंसर दैट डज नॉट मेटास्टेसिस कॉमनली टू द लीवर, मतलब इसमें से कौन सा कैंसर है जो कि मेटास्टेसिस नहीं होता है कॉमनली टू द लीवर में, ठीक है। तो लीवर में मेटास्टेसिस नहीं होता है। तो सबसे पहला ऑप्शन है ब्रेस्ट, देन सेकेंड ऑप्शन है लंग, देन थर्ड ऑप्शन है कॉलन, देन फोर्थ ऑप्शन है हमारा प्रोस्टेट। तो इसमें सबसे हमारा जो सही आंसर होगा दोस्तों वो है हमारा डी, प्रोस्टेट। मतलब प्रोस्टेट का जो कैंसर है वो सिर्फ बोन में या फिर लिम्फ नोड्स में ये फैलता है, लेकिन ये क्या होता है लीवर में नहीं फैलता है। बाकी जो है ब्रेस्ट या फिर लंग्स या फिर कोलन जो है कैंसर वो लीवर तक फैल जाते हैं, ठीक है। ये था हमारा 12 क्वेश्चन। इसके बाद हम चलेंगे 13 क्वेश्चन की ओर। तो 13 क्वेश्चन क्या है, ऑल द ट्रू रिगार्डिंग विटामिन ए एक्सेप्ट, मतलब ये जो ऑप्शन दिए हैं उसमें से सभी ट्रू हैं एक्सेप्ट एक को छोड़ के, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन है इट इज़ ए फाउंड इन द ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। देन सेकेंड है हाई डोज इन द प्रेगनेंसी इन टेराटोजेनिक। देन थर्ड है सप्लीमेंटेशन रेड्यूस मोर्टलिटी इन मीजर्स। देन फोर्थ है सप्लीमेंटेशन रेड्यूस द मॉर्बिडिटी इन डायरिया। तो इसमें हमारा सही जो ऑप्शन है दोस्तों, मतलब इसमें जो गलत कहा गया है एक्सेप्शन, वो हमारा है पहला, इट इज़ ए फाउंड इन द ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। तो जो विटामिन ए है वो हाई अमाउंट में कहाँ पाया जाता है, मिल्क में, एग में, या ऑरेंज फूड या फिर येलो जो फ्रूट्स रहते हैं उसमें पाया जाता है, ठीक है। देन सेकेंड जो है वो हाई डोज इन द प्रेगनेंसी टेराटोजेनिक। अगर हम विटामिन ए को अगर हाई डोज में दें प्रेगनेंसी के समय तो वो भी टेराटोजेनिक होता है,
ये बात भी सही है, ठीक है। सप्लीमेंटेशन रेड्यूस द मोर्टलिटी इन मीजल्स, मतलब ये भी सही है कि अगर हम लोग विटामिन ए को सप्लीमेंटेशन के रूप में दें तो ये रेड्यूस कर देता है मोर्टलिटी को मीजल्स में, ठीक है। देन सप्लीमेंटेशन रेड्यूस द मॉर्बिडिटी इन डायरिया, अगर सप्लीमेंटेशन हम दें डायरिया के समय तो वो भी रेड्यूस कर देता है मॉर्बिडिटी को। तो ये सब सही है एक को छोड़ के, जो कि है इट इज़ अ फाउंड इन द ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में विटामिन ए नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये था हमारा 13 क्वेश्चन। देन हम चलेंगे दोस्तों 14 क्वेश्चन की ओर। तो 14 क्वेश्चन क्या है, नर्स गिवन ऑक्सीजन थेरेपी शुड नो दैट इट हैज़ टू बी ह्यूमिडिफाइड बिकॉज, मतलब जब नर्स जो है ऑक्सीजन थेरेपी दे रही है तो उसको पता होना चाहिए कि ह्यूमिडिफाइड क्यों किया जाता है, ठीक है। जो नम किया जाता है वो क्यों किया जाता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन है कि पहला, ऑक्सीजन इज ए हॉट एयर एंड इट इज में बर्न ट्रैकिया, ठीक है। मतलब ऑक्सीजन जो है वो हॉट एयर है और ये ट्रैकिया को बर्न किया जाता है, बर्न कर देता है, इसीलिए हम इसको ह्यूमिडिफाई करते हैं। दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन इज ए ड्राई गैस एंड थिकन द म्यूकस, मतलब ऑक्सीजन एक ड्राई गैस है और वो म्यूकस को थिक कर देता है। देन थर्ड ऑप्शन है हमारा ऑक्सीजन गैस क्लीन अप पैथोजेंस बाय द ह्यूमिडिफिकेशन, मतलब ह्यूमिडिफिकेशन के थ्रू जो पैथोजेंस है उसको क्लीन किया जा सकता है, ऐसा माना गया है, ठीक है। देन डी है हमारा ऑक्सीजन इज ईजिली एब्जॉर्ब बिकॉज द ह्यूमिडिफिकेशन एड एच आयन टू इट, ठीक है। तो इसमें जो पहला हमारा जो हमारा सही आंसर है वो है बी, ऑक्सीजन इज ए ड्राई गैस, ठीक है। ऑक्सीजन एक ड्राई गैस है और जो कि ठीकन कर देता है म्यूकस को, ठीक है, म्यूकस को ठीक कर देता है, इसीलिए हम ह्यूमिडिफाई करते हैं। ह्यूमिडिफाई क्या करता है, म्यूकस को ठीक नहीं होने देता, ठीक है, और ड्राइनेस से भी प्रिवेंट कराता है, इसीलिए हम ह्यूमिडिफाइंग करते हैं ऑक्सीजन थेरेपी देने से पहले। तो नर्स को ये पता होना चाहिए। और जो इसमें जो दिया है डी में ऑप्शन कि ऑक्सीजन इज ईजिली एब्जॉर्ब बिकॉज ऑफ ह्यूमिडिफिकेशन एड एच आयन टू इट, तो जो ऑक्सीजन है वो ईजिली एब्जॉर्ब हो जाता है, ऐसा बोला गया है कि ह्यूमिडिफिकेशन एड एच आयन टू इट, ठीक है। मतलब जो ह्यूमिडिफिकेशन में क्या किया जाता है, एच आयन जो रहता है वो एक क्या रहता है, एक नेगेटिव आयन रहता है जो कि हेल्पफुल होता है रेस्पिरेटरी में कि थिकनेस ना हो और अच्छे से ऑक्सीजन का आदान प्रदान हो, ठीक है। ये था हमारा 14 क्वेश्चन। देन इसके बाद हम चलेंगे दोस्तों 15, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों 15 में कि व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ द इंट्रायूट्राइन डिवाइस, मतलब अगर इंट्रायूट्राइन डिवाइस यूज कर रहे हैं तो उससे जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है वो क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला है ट्यूबल प्रेगनेंसी। ट्यूबल प्रेगनेंसी मतलब कि जिसमें कि जो फर्टिलाइज ओवम रहता है वो आउटसाइड द यूट्रस इम्प्लांट हो जाता है, इसको बोलते हैं ट्यूबल प्रेगनेंसी, ठीक है। सेकेंड है रप्चर ऑफ द यूट्रस, यूट्रस अगर रप्चर हो गया है वो है साइड इफेक्ट। देन एक्सपल्सन द डिवाइस, क्या इंट्रायूट्राइन डिवाइस वो एक्सपल हो जाता है, मतलब बाहर निकल जाता है। या फिर फोर्थ है एन एक्सेसिव मेंस्ट्रुएशन फ्लो। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा वो है डी है एन एक्सेसिव मेंस्ट्रुएशन फ्लो। तो ये क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि जब इंट्रायूट्राइन डिवाइस को इंसर्ट किया जाता है इसके कारण क्या होता है, जो चेंजेस होता है हार्मोन्स में, जो प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन का लेवल है उसमें चेंजेस होता है, जो कि डिस्टर्ब कर देता है हमारा नॉर्मल पैटर्न ऑफ द पीरियड्स को, जिसके कारण एक्सेसिव मेंस्ट्रुएशन फ्लो होता है। तो ये था कारण साइड इफेक्ट का कि इंट्रायूट्राइन डिवाइस यूज करने से एक्सेसिव मेंस्ट्रुएशन फ्लो होता है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का वीडियो, जिसमें कि हम लोग 100 में से 15 क्वेश्चन देखे। इसके बाद हम जो नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे जिसमें और हम इसके बाद 15 क्वेश्चन देखेंगे। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ और देखते रहिए नाइटिंगेल नर्सिंग एकेडमी।